पिछले दिनों मेरे हाथ एक लिस्ट लगी। वो थी लिस्ट दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर, फेमस, अमीर और सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट। फॉर्चून 500 में आपको ताजुब हुआ सुन के कि आधे लोग वो थे जो कि बाप की शफकत के बगैर पले, यानी कि उनके सिर पे बाप का साया ना था जब वो पल रहे थे। और दीगर शोबों में भी यही नज़र आता है कि बहुत से कामयाब लोग ऐसे हैं जो कि बाप के बगैर पलते हैं। अब ये सवाल पूछने के लिए कि बाप के बगैर पलना एक बच्चे पे क्या असरात मुरतब करता है, क्या एक बाप की गैर मौजूदगी बच्चे को ज़्यादा ताकतवर बना देती है, क्या उसके अंदर कामयाब और कामरान होने का जज्बा पैदा कर देती है वो बाप की एब्सेंस, या कि कोई और असरात मुरतब होते हैं। तो ये ऐसे सवालात और बहुत से सवालात पूछने के लिए, उनके आंसर्स जानने के लिए आज हमने दावत दी है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक को। ख्वाजा साहब, इसी बात से शुरू करते हैं। आप बहुत छोटे थे जब आपके वालिद साहब इंतकाल कर गए, तो आप पे क्या असर हुआ? आपको वो याद है वक्त? आपकी क्या उम्र थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तकरीबन 9.5 साल का था और मेरा भाई 7 साल का था तकरीबन। अंदरून शहर में हम लोहारी में रहते थे, तो बहुत ज़्यादा असरात मुरतब हुए, हर तरह के असरात। जज्बाती कैफियत पर भी असरात मुरतब हुए, और ये जो एक रिटेलिएट हम करते हैं या जो रिएक्ट करते हैं, तो उसमें जारहाना जो आपके अंदर जज्बा है एक, जो अब काफ़ी कम हो गया है। तो ये इसमें उन हालात का काफ़ी दखल है। मैं इसका हमेशा इतराफ़ करता हूँ, ये एक सच है, इसको मानना चाहिए। हमारी वालदा चूँकि सेंसेबल ख़ातून थी और बहादुर थी, और वो एक जो टिपिकल ख़वातीन होती हैं उस तरह की, वो मतलब वो ज़रा जलाली किस्म की माँ थी। तो उन्होंने हमारी बड़ी सख्त ट्रेनिंग की दोनों भाइयों की, और जब इब्तदाई साल मुश्किल साल थे उसमें भी उन्होंने हमें संभाला भी, और बाप और माँ और अतालीक तीनों किरदार अदा किए। तो जद्दोजहद तो करनी पड़ी है, लेकिन माँ की छत्र छाया ऐसी थी कि उसके नीचे हम अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड फील करते थे। बाप की कमी तो महसूस की होगी? डेफिनेटली, ये तो आज भी महसूस होती है। ये तो हो नहीं सकता कि अगर माँ बाप में से किसी का साया बचपन में छिन जाए तो आप उसको मिस ना करें और आप उसको याद ना करें। और चूँकि मैं तो सियासत में कभी ना आता, अगर मेरे वालिद को भुट्टो मरूम के दौर में सियासी बुनियादों पर असैसिनेट नहीं किया जाता, तो मैं तो और मेरा भाई दोनों, चूँकि हमारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमारे वालिद हैं और फिर वालदा हैं, तो हम उनको ज़्यादा मिस करते हैं और हमेशा याद भी रखते हैं। वो दिन याद है आपको? जी याद है। क्या हुआ था? ये 20 दिसंबर था 72, तो तकरीबन कोई 4 बजे का टाइम था। तो मेरा 5वीं का इम्तहान था, मैं अपनी वालदा से पढ़ रहा था। तो वो बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, तो वालदा निकली तो महल्लेदार थे। उन्होंने बताया कि ख्वाजा साहब जो है असैसिनेट हो गए हैं। तो ख्वाजा रफीक साहब जो थे वो लीड कर रहे थे एक प्रोसेशन को, जो यौम स्याह का जुलूस था। असर खान साहब ने और ख्वाजा रफीक साहब ने लीड किया था। भुट्टो मरहूम की हुकूमत को 1 साल पूरा हुआ था, तो वो ब्लैक डे ऑब्जर्व कर रहे थे, तो वापसी पे उन पे हमला किया गया था। तो मुझे याद है, सारा सबका सब याद आता। क्या रिएक्शन थी आपकी वालदा की? वो सख्ते में चली गई थी और काफ़ी अरसे तक वो सख्ते में रही थी, और वो उसके बाद कई साल तक जी, 2000 तक। 72 का वाक़या था, तो वो असरात उनसे कभी नहीं गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ईद नहीं मनाई मेरे वालिद के बाद। डू यू थिंक ख्वाजा साहब के उसके बाद लोगों ने भी इम्तियाजी सलूक किया होगा? बड़ा, ना अपनों को पहचान रही, ना रिश्तेदारों को रही। बहुत से मेरे रिश्तेदार जो अभी भी मेरे रिश्तेदार हैं, उन्हें शायद बात तो बुरी लगेगी। अब तो बहुत रिश्तेदार हो गए होंगे आपके। बढ़ जाते हैं, तो वो उन्होंने पहचाना नहीं। कुछ ने जो हमारा प्रिंटिंग प्रेस था वालिद साहब का, उस पर कब्जा कर लिया, और मुश्किल दौर था। और फिर मेरे ख्वाजा साहब जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो मेरी वालदा ने बहुत
मर्दाना वार मुकाबला किया, और असल में उन्होंने हम दोनों भाइयों को इसी काम के लिए तैयार किया था जो काम हम आज करते हैं। ये जिम्मेदारी आप पे बचपन में ही आपको एहसास हो गया? डू यू फील कि आपका बचपन फिर नहीं रहा उसके बाद? बचपन नहीं रहा ना? बचपन रह ही नहीं सकता था। रह ही नहीं सकता था। नहीं रह सकता। You didn't have a childhood? असल में मेरे ननियाल ने वालदा को कहा था कि आप अंदरून शहर से निकल आएँ। वो वेल ऑफ थे उस वक्त भी, बड़े अच्छे खाते पीते लोग थे और आला तालीम याफ्ता थे। तो उन्होंने कहा कि आप अंदरून शहर से निकल आएँ और इन बच्चों को सियासत की तरफ लेके ना जाएँ। लेकिन मेरी वालदा का फैसला था कि जो मिशन ख्वाजा रफ़ीक साहब का अधूरा रह गया वो ये बच्चे दोनों पूरा करेंगे। जो आपकी तबीयत में एक जारिहाना सी एक हम देखते हैं, एक कैफियत देखते हैं, एक आपकी तबीयत में थोड़ी सी तलखी देखते हैं, अब तो खैर कम हो गई है क्योंकि उम्र के साथ साथ वो एक उम्र का भी तकाजा है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि उसकी जड़ें वही हैं, उसी वाक़े में हैं? उसी वाक़े में। उसके बाद भी एक बड़ी लंबी तारीख़ है, ज़िंदगी के बहुत सारे मोड़ हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स है 6-7 साल की, जो मुझे जानते हैं और जो मेरे हमअसर उन्हें पता है कि वो एक और फेज़ था, और हमें एक ऐसी तंजीम का मुकाबला करना पड़ा जिसके पास जिनका एजेंडा तशद्दुद था। तो आप भी समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो खुशकिस्मती या बदकिस्मती से मुझे अकेले को खड़ा कर दिया गया और मैं भी फिर उनके सामने खड़ा हो गया, और उसके नतीजे में फिर हमें शिकस्त तो नहीं हुई, लेकिन हमें बहुत कुछ ऐसा करना पड़ा जो करना नहीं चाहिए था या जिसकी ज़रूरत नहीं थी। उससे भी यकीनन तलखी आई होगी मिजाज में, लेकिन तरबियत भी बहुत हुई, बेपनाह तरबियत हुई। और मुझे स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दौरान ही पता लग गया था कि आप लड़के नहीं जीत सकते किसी को, ना गाली दे के जीत सकते हैं, आपको दिल ही जीतना है। दिल ही जिस्मों पर हुकूमत नहीं कर सकते। कायल करना हो। आपके भाई ख्वाजा सलमान आपसे वो 2 साल छोटे हैं, आपकी बहन भी है? नहीं, बस 2 भाई ही हैं। तो आप फिर सलमान के बाप बन गए? हाँ जी, वो मुझे सलमान अपने बड़े भाई की तरह नहीं बल्कि अपने बाप की जगह पे लेता है। लेकिन ख्वाजा सलमान की तबीयत नर्म है, वो बड़े सॉफ्ट लगते हैं? जी लगती है। अच्छा है नहीं इस तरह। असल में जब आप बाप बने तो उस वक्त आपको कैसा लगा, और अपने बच्चों के साथ जो आपका रवैया है वो बाकी बापों से मुख्तलिफ है? मैं जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैं जेल में था, ये 96 जेल में था मैं, और जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं मुशर्रफ की जेल में था और मेरी वालदा डेथ बेड पे थी। तो मेरे 3 बच्चे हैं जिनमें से एक बेटा और एक बेटी जब दुनिया में आए तो मैं उनको देखने के लिए मौजूद नहीं था। वो भी एक और कैफियत है। तो ज़ाहिर है मेरे अपने बच्चों के साथ वही ताल्लुक़ है जो एक प्यार करने वाले बाप का। मैं अवेलेबल कम हूँ, लेकिन उनकी मेहरबानी है कि वो उसके मुताबिक ट्यून अप हो गए हैं। तो ये जो सियासत है जिसके लिए आपको इतनी बड़ी कीमतें अदा करनी पड़ी हैं, इज इट वर्थ इट? सच पूछें तो मेरा ख्याल है मुझे सच ही बोलना चाहिए। लोग तवक्को भी ये करते हैं। बिल्कुल। अब मैं कुछ कभी कभी मुझे थकन का एहसास होने लगा है, पहले कभी नहीं हुआ। पहले इस तरह की इल्ज़ाम तराशी नहीं हुई कभी। हमने पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया, वो उन पर मेरे वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम भी रहा और वो दुरुस्त था, लेकिन अज़ां बाद उन्होंने इख्तलाफ किया लेकिन शाइस्तगी रखी। और मैंने एक सियासी पार्टी थी ना जी, एक काउंसलर के इलेक्शन से लेके कौमी असेंबली तक, एक काउंसलर महल्ले का नहीं, कॉलेज के काउंसलर से लेके महल्ले के काउंसलर तक, और महल्ले के काउंसलर से लेके नेशनल असेंबली तक बहुत इलेक्शन लड़े हैं। मैं ज़िंदगी में एक इलेक्शन हारा हूँ सिर्फ, वो भी अपनी गलती से हारा था, फिर मैं इलेक्शन कभी नहीं लूज़ किया। तो मैं आपको ये बताऊँ कि अब जो ये नई पार्टी के साथ कल्चर आया है ये हमने कभी देखा नहीं। हम अंदरून शहर के रहने वाले हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते हैं, हमारी दीवारों पे हमारे मुखालिफ पोस्टर भी लगा जाते हैं, हम उन्हें उतारते भी नहीं हैं, और हम चाय भी इकट्ठे पीते हैं, गपशप भी करते हैं, गाली भी नहीं देते एक दूसरे को। ये जो गाली का कल्चर है इससे मुझे ऐसा पॉलिटिकल वर्कर डिसहार्ट होता है। और अब जबकि मैं रेलवे का एक काम कर रहा हूँ और ये कौमी काम है और अपनी दानिश में दीवानों की तरह काम कर रहा हूँ, तो मैं सच्ची बात यह है कि मैं हर्ट होता हूँ। और जब वो गालियाँ पढ़ता हूँ सोशल मीडिया पे कभी कभी जाके, तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर यही काम मैं अपने काम काज और बिजनेस पे दूँ तो अच्छी खासी इनकम में इजाफा हो सकता है। तो उन बच्चों को जिनके बाप नहीं होते, जो महरूम हो जाते हैं बचपन से ही बाप से, आप उनको क्या कहेंगे? उनको तकड़ा होना चाहिए और उन्हें दुनिया पर यह साबित करना चाहिए कि हम जी सकते हैं और हम अपनी दुनिया बना सकते हैं, और आप अपनी दुनिया बना सकते हैं, कोई गड़बड़ किए बगैर नहीं बना सकते। जद्दोजहद करें और अपनी नीयत ठीक रखें और किसी मसलहत का शिकार ना हो, तो देर हो सकती है, अंधेर बिल्कुल नहीं।
तो जो एक इंसान के अंदर एक गुस्सा और बिटरनेस पैदा हो जाती है, क्योंकि आप देखते हैं कि अपने पराये हो जाते हैं, पराये अपने भी हो जाते हैं, तो ये जो बिटरनेस पैदा होती है ख्वाजा साहब, इसको कैसे ठंडा करते हैं? ये बड़ा आपने कमाल का सवाल किया है। ये बात यह है कि फॉरगिव और फॉरगेट करने के अलावा आगे बढ़ने का और कोई रास्ता भी नहीं है। इसलिए जिन लोगों फॉरगेट भी, माफ तो कर दे, लेकिन भूल भी जाना जरूरी है। उसके बगैर आप माफ नहीं कर सकते। मैंने इसका प्रैक्टिकली तजर्बा किया, आप बीती है, जग बीती नहीं है। मेरा ख्याल है यही एक कामयाब सियासतदान का अमल, इसी तरह ही होना, और कोई रास्ता नहीं है। तो ऑडियंस से एक सवाल पूछ के सेगमेंट को खत्म करेंगे। आप बताइएगा कि आपके ख्याल में, जो ख्वाजा साहब ने एक बड़ी बात की कि अगर माँ ना रहे तो बच्चे रुल जाते हैं, लेकिन अगर बाप ना रहे तो बच्चे पल जाते हैं। अगर आपको इससे इत्तेफाक है तो हाँ दबाइए, 1 दबाइए, और अगर आपको इससे इख्तलाफ है तो 2 दबाइए। ख्वाजा साहब, इसके साथ ही हम इस सेगमेंट को क्लोज करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वील सी यू इन अ लिटिल व्हाइल। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जो आपकी वालिदा पे वो वक्त गुजरा, क्या आप इस मामले में ज़्यादा हसास हैं कि जो ख़वातीन इस तरह स्ट्रगल करती हैं, अपने बच्चों को अपने मियाँ की बग़ैर पालती हैं, और उनके जो मसाइल होते हैं, क्या आर यू मोर सेंसिटिव टू देयर इश्यूज और नॉट? एक तो मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, बिल्कुल मैं ये यकीन है, एक औरत मर्द से ज़्यादा ताकतवर होती है, मैं क्लियर हूँ इसके। नहीं तो हम तो ये मानते हैं, ये तो सच्ची बात है। लेकिन मैं इसका एतराफ़ कर रहा हूँ ना कि आदमी बड़ी बात है ख्वाजा साहब, ताली 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 हो जाए, ताली हो जाए। दूसरी बात ये है कि ये बात बड़ी मशहूर है कि अगर वालिद सर पे ना रहे तो माँ बच्चों को पाल लेती है, माँ ना रहे तो बाप नहीं पाल सकता। बिल्कुल। लेकिन मैंने अपनी वालदा को देखा है और मैंने और भी ख़वातीन को ऑब्जर्व किया है, एक औरत जब ठान लेती है कि उसने उस मंजिल पे पहुंचना है तो फिर कोई रुकावट नहीं उसको रोक सकती दुनिया की, फिर वो पहुंच जाती है वहां पे, उसकी कोई भी प्राइस पे करे, स्ट्रगल करके रास्ता बनाती है। बड़ी बात है। यहाँ पर एक खातून है जो कि बहुत ही अपनी जवानी में बेवा हो गई थी, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल की अपने बच्चों को पालने में। आज हम उनसे ज़रा बात करना चाहेंगे। साइमा बिलाल हमारे साथ हैं। शी इज़ माशाल्लाह प्रोफेशनल लेडी, बहुत काम किया है इन्होंने, बड़ी स्ट्रगल की है, अपने बच्चों को परवान चढ़ाया है और ख़ुद भी बड़ी कामयाब कामरान हुई हैं। साइमा, आप ज़रा बताइएगा कि आपकी स्ट्रगल कैसी थी? 19 ईयर्स बैक मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और आई हैव 3 किड्स। मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा है और 2 बेटियां, और उस वक्त वो बहुत छोटे थे। मेरे हस्बैंड की जब डेथ हुई तो आई वाज अ सिंपल हाउस वाइफ एंड क्या उम्र थी आपकी? आई वाज जस्ट 23 ईयर्स। और उस वक्त जो है आई वाज अ सिंपल ग्रेजुएट, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कि ऑफिस जॉब क्या होती है। ऑफिस जॉब तो दूर की बात है, मुझे अकेले मार्केट तक जाना है, मुझे नहीं पता होता था कि अकेले मार्केट तक में जाके कपड़े कैसे खरीदते हैं या सब्जी कैसे खरीदते हैं। आई डिडंट नो, मुझे कुछ नहीं मालूम था। कोई जरिया था उस वक्त? कुछ भी नहीं था उस वक्त, कुछ भी नहीं था। और मज़े की बात यह है कि जैसे अभी ख्वाजा साहब ने बात की कि रिश्तों के असल चेहरे नज़र आ जाते हैं, और ऑनेस्टली वाकई रिश्तों के असल चेहरे उस वक्त नज़र आए कि हु इज़ हु। और उस वक़्त फिर यही समझ में आया कि मैं हूँ या अल्लाह ताला की ज़ात है, और आई हैव टू लुक आफ्टर द किड्स। आपके अपने वालिदैन, आपके अपने पेरेंट्स थे, मगर पेरेंट्स शायद उस वक्त इस पोजीशन में भी नहीं होते कि वो सारी उम्र आपको आगे लेके चल सकें, और कोई आपको सारी उम्र के लिए नहीं, बिकॉज एट दैट टाइम माई यंगेस्ट डॉटर वॉज जस्ट 2.5 years। तो आपने कैसे अपनी जिंदगी की राह पे कैसे गामजन हुई? मैंने बेसिकली मुझे लकीली और अनलकीली अल्लाह ताला इंसान के लिए रास्ते खुद बनाता है। जब मेरे लिए ये मुश्किल वक्त आया, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं जॉब करती, लेकिन मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया और मुझे एक बैंक में मतलब जॉब मिली, और उसके साथ साथ मैंने इवनिंग में पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने MBA किया इवनिंग में, तो यूनिवर्सिटी से फाइनेंस एंड मार्केटिंग में। छोटे छोटे बच्चे, एक जॉब, घर, कैसे गुजारा किया? मैं आपको शायद कोई बंदा इमेजिन नहीं कर सकता कि वो 2.5 साल, मुझे याद है कि मैं शायद 1.5 घंटा या 2 घंटा रात को सोती थी, बिकॉज मेरे लिए
मुश्किल मेरे जहन में सिर्फ एक चीज़ थी कि मेरे बच्चों को एक तो किसी कमी का एहसास ना हो, दूसरा वो ज़िंदगी में किसी से पीछे ना रह जाएं, तीसरा ये कि मैं उनको टाइम की जो शॉर्टेज है वो ये ना फील करें कि माँ के पास वक्त ही नहीं है। माँ कभी जो है ऑफिस में काम कर रही है या घर में काम कर रही है, और उनकी पर्सनालिटीज जो है वो इंट्रोवर्ट्स ना हो जाएं, या वो बहुत किसी कॉम्प्लेक्स में ना चले जाएं, इनसिक्योर ना हो जाए, और या गलत दोस्तों की तरफ ना चल पड़े, क्योंकि सोसाइटी में जाहिर बात है उन्होंने मिलना भी। तो सोसाइटी ने आपको कैसे ट्रीट किया, जो बाकी माशरा था उन्होंने कैसा बर्ताव किया? सोसाइटी ऑनेस्टली सबसे पहले आपकी अपनी फैमिली से स्टार्ट हो जाती है। तो वही तो कहते होंगे कि शादी कर लो फिर से। नहीं, वो शादियां खुद ही करवा देते थे, और मैं घर बैठी हुई सुनती थी कि मेरी आज वहाँ शादी हो गई, आज वहाँ शादी हो गई, वहाँ शादी हो गई, लेकिन 19 साल हो गए अभी तक तो नहीं हुई। चले, बड़ा अच्छा किया आपने अपने बच्चे पाले। ख्वाजा साहब ने भी कहा यहाँ पर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कहा कि उस वक्त की जो बिटरनेस होती है, उस वक्त की जो तलखी इंसान के, और जो इंसान को याद होता है कि लोगों ने क्या क्या जुल्म किए हैं, क्या क्या उन्होंने दिल आजारियां की हैं, तो ये कहते हैं कि जब तक आप उसको माफ ना करें तब तक आप भूल नहीं सकते। इनफैक्ट पहले वो उन्होंने बात की थी कि जब तक आप भुलाते नहीं है तब तक आप माफ नहीं कर सकते। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं इनकी बात से 100,000% एग्री करती हूँ, बिकॉज भूलना सबसे ज्यादा मुश्किल है। जब आप भुला देते हैं ना तो आप ऑटोमेटिकली जो है ना माफ खुद ब खुद हो जाता है। मैं कहता अच्छा ठीक है, इट्स ओके, फाइन। या बिल्कुल। और ये आपने बात की, हमारी 82% ऑडियंस ने कहा, जो हमने पिछली दफा एक सवाल पूछा तो उन्होंने कहा हाँ ख्वाजा साहब सही कह रहे हैं कि माँ अकेली हो 82% का ख्याल है तो वो बच्चा पाल लेती है, और 18% ने कहा कि नहीं माँ भी फिर भी नहीं पाल सकती वगैरह, लेकिन 82% को माँ के अंदर कॉन्फिडेंस है इस बात में। एक और सवाल ऑडियंस से पूछेंगे। ख्वाजा साहब ने भी ये कहा, साइमा बिलाल भी यही फरमा रही हैं कि माफ करने के लिए भूलना जरूरी है। अगर आप समझते हैं कि फॉरगिव एंड फॉरगेट की पॉलिसी ठीक है जिंदगी में तो आप 1 दबाएं, और अगर आप समझते हैं कि नहीं फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं करना चाहिए तो आप 2 दबाएं। खालिद साहब, मैं बार बार इसी बात पे आती हूँ। साइमा ने की आपने स्टोरी सुनी, आपकी अपनी वालिदा क्या एक जीता जागती आपके सामने मिसाल है। कुछ तो ऐसी औरतों के लिए करना चाहिए हुकूमत को जो सिंगल पेरेंट्स होती हैं। नहीं, ये आप तो ये ठीक है, इसको मैं तस्लीम करता हूँ इस बात को, लेकिन मैं तो आपसे एक वो बात कर रहा हूँ जो प्रैक्टिस हो सकती है, क्योंकि बाज़ काम हुकूमतों के करने के हैं और बाज़ कामों का ताल्लुक जो है वो मैं फिर कहूँगा माशरे की अपलिफ्ट के साथ है और लोगों की मेंटल एडवांसमेंट के साथ है। जैसे भी मेरी बहन ने बात की है, तो ये एक बैकवर्ड माशरे की निशानदेही करता है कि एक तो उस्ताद आ गई है कुदरती तौर पे, और अगर आप मदद नहीं कर सकते तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप इरिटेट कर रहे हैं। कम से कम इरिटेट तो ना करें, लोगों को जीने तो दें। तो ये दिक्कत उन माशरों में ज़्यादा है जो कम पढ़े लिखे हैं या जहाँ अभी तहजीब कम है या जो तरक्की पजीर माशरे। पर ख्वाजा साहब, आप सियासतदान हैं, हुकूमती पार्टी हैं, आप ही को तो माशरे को एक डायरेक्शन देनी है। जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो कि बिल्कुल गरीब औरतों को एक सब्सिडेंस थोड़ा सा देता था, उस तरह आप विलेजेस में ये भी कर सकते हैं, टाउन्स में भी ये कर सकते हैं, सिटीज में भी कर सकते हैं कि जो औरतें बेवा हैं, बच्चों को पाल रही हैं, उनके लिए एक सब्सिडी छोटी सी अनाउंस हो जाए। जी बिल्कुल ठीक। वैसे ऑलरेडी जो आपने अभी बिस्प का जिक्र किया है वो भी एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। इस तरह के और भी प्रोग्राम्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी करती हैं, अदारे भी मुख्तलिफ मौजूद हैं, NGOs भी ये काम करती हैं, लेकिन ये तो जितना काम ज़्यादा किया जाए उतना ही कम है। थोड़ा सा एक सेंसिटिविटी इसकी हसास होना चाहिए हुकूमत को इसके बारे में, डोंट यू थिंक? डेफिनेटली। मैंने करियर का जो स्टार्ट है दैट आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, तो उस वक्त और आज के साइमा में डेफिनेटली बहुत डिफरेंस है। लेकिन जो एंट्रेंस लेवल पे जब इस तरह की खवातीन आती हैं जिनके के जो दोज हु आर द विडोज हु आर द सिंगल पेरेंट्स, और उन्होंने बच्चों को भी लुक आफ्टर करना है, उनके घरों में उनके बच्चों को लुक आफ्टर करने वाला भी कोई नहीं है, तो समटाइम्स उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी जो हैं वो रेस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। ओनर्स ये समझते हैं कि ये हमारा काम कब करेगी, 5 बजे इसे जाने की हो जाएगी, इसने आए दिन छुट्टी करेगी, इसको नौकरी ना ही दो, ठीक है, इसके आए दिन प्रॉब्लम्स रहेंगे, इश्यूज रहेंगे। तो आई थिंक वहाँ भी थोड़ा सा कॉपरेशन मतलब चाहिए कि अच्छी कंपनीज तो कॉपरेट कर रही होती हैं, उनके पास तो मतलब प्ले ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ, डे केयर बनाया होता है, और
कॉर्पोरेट भी कर रहे होते हैं, उनके लिए फ्लेक्सिबल आवर्स भी होते हैं। साइमा, ये तो तब है ना जब इस किस्म की औरत को नौकरी मिले तो मिलेगी, तो पहले लेकिन मिले पहले तो फिर मिलेगी। बात है ना। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया ख्वाजा साहब। ऑडियंस अग्रीज विद यू एंड साइमा, और 85% कहते हैं कि हाँ, फॉरगिव एंड फॉरगेट करना चाहिए, माफ करके भुला देना चाहिए, और 15% कहते हैं नहीं, बदला। इसके साथ ही हम ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस, विल बी बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खालिद साहब, आप लोहारी दरवाजे के रहने वाले हैं, अंदरून शहर के। मुझे मालूम है कि आप और हमारी भाभी गजाला ने एक दिन हमें नाश्ता खिलाया था मेहर बशीर से, और उसके बाद हम तो जिसे कहते हैं ना एडिक्ट हो गए मेहर बशीर के। हर इतवार को बच्चे डिमांड करते हैं गाड़ी भेजे मेहर बशीर, वही लोहारी में जो होते हैं। और जब उनको फ़ोन करते हैं हम लोग तो वो आगे से कहते हैं कौन बोल रहे हैं, तो फिर उनको जवाब दिया जाता है कि जी मैं जी जुगनू मौसन जुगनू। मैं कि जी नहीं, जुगनू मौसन एक तो है मुसीबत है ना, सारे मौसन जुगनू बुलाते हैं। हाँ जी, हुक्म हुक्म सरकार। फिर मैं कहती हूँ कि जी सानू फिर मिठे पूड़े भिजवा दियो ते फलाना भिजवा दियो ते अच्छा कतलम्मा भिजवा दियो। ते मैं कहनी हाँ कि जी वो सानू जड़ियां होंदियां ना कचौड़ियां, वो ते मैं कहनी हाँ कि वो छोटा ही गोश्त है ना कचौड़ियां दे विच। बशीर साहब तो कहते कमाल हो गई, साडे वाली भी कमाल हो गई, कर सानू दस्से नहीं करी वड्डा गोश्त इस्तेमाल कीता, कमाल कर रहे। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾश्ता ਇੰਨਾ मजा आ जाता है कि फिर ब्रेकफास्ट से सोने तो सुहागा होता है। पर आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें इंट्रोड्यूस किया मेहर बशीर से। खालिद साहब, एक और चीज़ मुझे याद आई, वो ये कि 1990 में हम लोग, मैं और मेरे मियाँ नजम सेठी, हम एक अखबार जरीदा छापते हैं, अभी भी छापते हैं, वीकली द फ्राइडे टाइम्स। उसमें लेट 80s की दिहाई में, जबकि बेनज़ीर की पहली हुकूमत बनी थी, और अर्ली 90s में, उस वक्त हम बड़ी स्टोरीज करते थे अबाउट मेल गवर्नेंस, करप्शन, इस किस्म की चीज़ें। तो उसमें मियाँ साहिबान के बारे में भी काफ़ी उसमें स्टोरीज होती थी। तो एक दिन उस वक्त के DIG थे, उन्होंने मुझे और सेठी साहब को अपने दफ्तर में मद्दू किया, और हम बैठे हुए थे आमने सामने, चाय उन्होंने ऑर्डर की, और फिर उन्होंने कहा कि ये काम मत करें, ये कहानियाँ मत छापें। तो सेठी साहब ने कहा कि जी हम तो जर्नलिस्ट हैं, ये तो हमारा काम है। तो फिर मेरी तरफ देख के कहने लगे, और सेठी साहब की तरफ भी तरफ देख के कहने लगे कि अगर MSF के स्टूडेंट्स आपकी दुकान आके जला देंगे, वो हमारी दुकान थी माल पे, उसके ऊपर हमारा दफ्तर था, तो मुझे ना आप ब्लेम कीजिएगा। तो खालिद साहब, आपकी तरह मुझे भी गुस्सा चढ़ गया। सन कौन सा था? ये 1990 की बात है। तो मैं खड़ी हो गई और मैंने उनको कहा कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप अपनी हदूद में रहें, हम टैक्स पेयर हैं, हमारी टैक्स से आपकी नौकरी जाती है, आपका तनख्वाह जाती है, ऐसी बात आप हमें नहीं कर सकते, हमें थ्रेट नहीं कर सकते। आई गॉट अप एंड लेफ्ट, और सेठी साहब भी मेरे पीछे आ गए। उसके बाद MSF ने हमारा दफ्तर तोड़ा, आके हम लोग ने ऊपर चले गए, शटर डाल दिया। उस वक्त आप MSF में तो नहीं थे? मैं 86 में MA पॉलिटिकल साइंस करके उसके बाद रिजाइन कर गया था। मैं 86 में छोड़ गया था। 88 to 90 में आप नहीं थे MSF में लीडर? 86 में रिजाइन किया था। अच्छा, तो फिर आपके ट्रेंड लोग थे वो? मेरे ट्रेंड भी नहीं थे, वो दुनिया में मौजूद नहीं है साहब, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वो बाद में उन्होंने काफ़ी ख़राबी पैदा की थी, और वो उनका कोई नज़रियाती ताल्लुक हमसे नहीं था। तो बदकिस्मती से ऐसा स्टफ़ आ गया था बाद में जिन्होंने चीज़ों को हाईजैक कर लिया था। और जब तालिब इल्मों की तंजीमों के अंदर तशद्दुद दर आता है, तो जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल एलिमेंट है वो पीछे चला जाता है, और गुंडे बदमाश आगे आ जाते हैं। तो साथ साथ आप बिजनेस भी करते हैं। आपका ये पैरागॉन सिटी का जो ये सारा एक डेवलपमेंट है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, ये आपने कब शुरू किया? ये कितना बड़ा बिजनेस है? ये इसका ताल्लुक सियासत से क्या है? पहली बात ये है कि बरकी रोड पे एक स्कीम है जो 14-15 साल पहले बनी थी, उसका नाम पैरागॉन सिटी है। बिल्कुल। जैसे वहाँ बाकी लोगों के दफातर है, मेरी भी कंपनी का वहाँ दफ्तर है। मेरी कंपनी का नाम सादैन एसोसिएट्स है। ठीक। और एक 18 मरले का घर है जो मैंने किराए पे लिया हुआ, वहाँ मैंने एक दफ्तर बनाया हुआ है। और मेरा काम बुनियादी तौर पे छोटे घर बनाना, मैं 3, 4 और 5 मरले के घर जो है वो बनाता हूँ, और उनकी मार्केटिंग करता हूँ, और उनकी टॉप सुपरविजन मेरा काम है। ये मेरा शौक़ है, क्योंकि अगर मैं पॉलिटिक्स ना करता तो मैं आर्किटेक्ट बनता। तो ये मेरी ख्वाहिश थी, मैं आर्किटेक्ट तो नहीं बन सका, लेकिन मुझे घरों की डिज़ाइनिंग से, उनके नक्शों से, और जगह के वेस्टेज को कैसे बचाना है, ये शायद किसी को पता नहीं है, ये मेरी एक्सपर्टीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पर मैं काम करता हूँ। और पैरागॉन सिटी के हवाले से बाज़ लोग जो हैं वो कहते रहते हैं, मैं सुनता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ। मेरा उसमें यही
हिस्सा है कि वहाँ मेरा एक दफ्तर है और वहाँ और बहुत सारी कंपनियों का जो है वो तो ये तो अच्छी बातें हैं ना। अलबत्ता ये है कि उसके जो मालिकान हैं वो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, पुराने लाहौर के लाहौरिये हैं। पार्टनर्स भी हैं? नहीं, पार्टनर्स नहीं है। कैसर अमीन भट्ट साहब हैं, आप जो उन्हें जानते हैं उन्हें पता है, रावी रोड की बड़ी मारूफ फैमिली है। हाजी अमीन भट्ट साहब उनके वालिद डिप्टी मेयर होते थे, तो वो और एक दो दोस्त उनके हैं। तो उनसे मेरी दोस्ती पैरागॉन सिटी की पैदाइश से पहले की है, 30 साल पुरानी दोस्ती है। अब मैं दोस्ती को डिसोन तो नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल क्यों करें वो। और दूसरी बात आप है, इतने सक्सेसफुल सियासतदान हैं, दूसरी बात ये है आपके साथ उनकी दोस्ती में उनको फायदा भी तो होगा ख्वाजा साहब। नहीं, मुझसे फायदा नहीं उठाया जा सकता। मैं बड़ा बेमुरव्वत इस मामले में आदमी हूँ और बड़ा सख्त आदमी हूँ मेरिट के मामले में। और मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि 85 में मेरी वालदा MPA बनी थी, ये 2015 है। एक बार मेरी वालदा MPA रही, 2 बार सलमान MPA बना, मैं 1 बार MP और 3 बार MNA रहा। तो इन 30 वर्षों में कोई प्लॉट, परमिट, कोटा, लोन या ठेका हमने नहीं लिया। कोई कब्जा नहीं किया 30 सालों में। मैं मुझे मौका दें, मैं पूरी बात करूंगा। अरबों रुपए के डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इतने सारे बरसों में हुए होंगे, या सलमान की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो आज तक किसी ने एतराज क्यों नहीं किया। तीसरी बात, ये 80-85 लाख लोगों का शहर है। कभी कभी मेरे मुखालफिन कहते हैं जी कि ये कब्जे करते हैं, वो कब्जा कहाँ किया हुआ है? आज तक कोई मुद्दई क्यों नहीं आया 30, 35, 40 साल में? और बड़े बड़े ताकतवर लोग होते हैं इस मुल्क में, लोग उनके खिलाफ भी खड़े होकर कहते हैं कि ये मेरे पैसे ले गया, इसने फला जगह कब्जा कर लिया। साहब, जो फुलरवान एक गांव है, उसके इर्द-गिर्द आपने दीवार तो बनवा दी ना। कौन सा गांव? फुलरवान गांव। नहीं, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है, मेरा काम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, पैरागॉन सिटी के तो करीब है। नहीं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है ना जी। अच्छा, मैं आपको अर्ज करूं, वो तो कई हजार कनाल की एक स्कीम है, वहाँ पे दर्जनों दफातर है और मेरा भी वहाँ ऑफिस मौजूद है। तो ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं एक जगह लूं, उसको रेंट करूं, एक कंपनी बनाऊं। मैं 29 लाख रुपए मैंने इस साल इनकम टैक्स दिया है, सलमान ने 21 लाख इनकम टैक्स दिया है, पिछले साल मैंने 21 लाख या 20.5 लाख इनकम टैक्स दिया था। जितने हमारी इनकम है वो वाइट है, हम उस पर टैक्स देते हैं। आपके एसेट्स सारे, आपने अपने सारे एसेट्स फाइल किए हुए हैं, सब कुछ आपने देखिए हुआ। मैं इसका सबूत देना है, वो तो हर बंदा ये कहेगा किए हुए, मैं भी कह दूंगा जी। सबूत इसका ये है, सबूत से बात करनी चाहिए कि जब मुशर्रफ साहब का दौर था तो उन्होंने नैब को जिस तरह बाकियों के पीछे लगाया, मेरे भी पीछे लगाया। 2006 में भी मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, 6 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद नैब ने रिग्रेट का लेटर उसी दौर में मुझे भेजा कि आपके खिलाफ हमें कुछ नहीं मिला और हम माजरत खाएं जो आपको इनकन्वीनियंस हुई है। तो मतलब परवेज मुशर्रफ को तो मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था ना अगर मैंने कुछ किया होता। सही। इसी तरह बात यह है कि मैं MAO कॉलेज का प्रेसिडेंट था जी 82-83 में। 82-83 में यंग था बिल्कुल। ये कहानी वहां से शुरू होती है। तो कोई आज तक बताए ना कि किसी को मुझसे नुकसान पहुंचा है। बड़ी बड़ी लड़ाइयां इस शहर में हमने लड़ी हैं, मिलिटेंसी भी करनी पड़ी जब जमीयत से हम लड़ रहे थे, उस वक्त भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बहुत मुश्किल वक्त था, नान अलीम खा के भी गुजारा करते थे। मोटरसाइकिल भी ली, मोटरसाइकिल से सेकंड हैंड एक गाड़ी ली, फिर उससे अच्छे मॉडल की गाड़ी ली। जब मैं लोहारी में रहता था मेरे पास 2 गाड़ियां थी। जो मेरा लोहारी में मकान है उसमें 22 कमरे हैं। ये तो नहीं है कि हम लावारिस बैठे हुए थे। फिर मेरी वालदा ने छोटे छोटे बिजनेस किए। हमारा प्राइवेट स्कूल था 20-22 साल पहले। हमारा घर जो था उसकी 3 मंजिलें किराए पे थी। मेरा ननियाल हमें सपोर्ट करता था। तो ये बाज एंकर्स हैं जो ड्यूटी करते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। आज तक उन्होंने ये नहीं बताया, कोई आदमी आए ना आके वो मीडिया पे आके कहे, या उसने पिछले 30-35-40 सालों में, 40 साल पहले तो मैं ऐसा ताकतवर 30 साल पहले नहीं हुआ। साहब, मेरा मकसद ये नहीं था। मेरा मकसद आपसे पूछने का ये है कि वहां से लेके मोटरसाइकिल से लेके माशाल्लाह 30 साल लगे। वो ठीक है आपकी बात, बहुत से लोग बहुत अमीर बने और बाकी फ्रॉम रैग्स टू रिचेस एंड बैक टू रैग्स भी कई लोग हुए, हमने देखे। लेकिन इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि जब आप सियासत भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि जब आप एक हुकूमत में होते हैं, आप साहिब इक़्तिदार हैं, आप मिनिस्टर हैं, जो आपको मौके हासिल हैं वो आम डेवलपर को तो हासिल नहीं। ऐसे नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि जब आप हुकूमत में हैं या हुकूमत में नहीं है, हुक्मरानी के ख्वाहिशमंद हैं या आप सियासत में हैं, तो आपको हुकूमत के साथ या रियासत के साथ कोई बराह रास्त या बिलवास्ता बिजनेस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे मौका दीजिए, लेकिन किसी ने रोटी तो कमानी है ना। कोई चावल बेच के रोटी कमाएगा, काम तो जरूर करे। काम तो काम ही करते हैं। रेलवे की जमीन में आपका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। जो रेलवे की जमीनें आपने बचाई हैं उनके साथ आपके प्राइवेट बिजनेस का कोई वास्ता नहीं। देखिए ना, अब रेलवे पे आ जाते हैं। रेलवे तो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट चीज है। वहां तो मेरा मुखालिफ भी आज तक किसी ने उंगली खड़ी नहीं की। वहां तो अल्हम्दुलिल्लाह
मैं ज्यादा लाउड हो रहा हूँ शायद, रेलवे का तो टर्न अराउंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया है। उस पे आएंगे। सुना तो ये है कि इट इज नाउ इन द पॉजिटिव, और हालांकि इट्स नॉट टर्न्ड प्रॉफिट येट, लेकिन कैश फ्लो आपकी रेलवे की सुना है बेहतर हो गई है। तो इसी पे हम यहाँ ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो मजीद ग्रिलिंग करेंगे ख्वाजा साहब की रेलवेज पे। स्टे विद अस। बजाय तारीफ करने ग्रिलिंग करो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम ख्वाजा साहब से बात करेंगे अब रेलवेज की, जिसके ये मिनिस्टर हैं। क्या आपने बताएं किस किस्म का पागलपना है जिसने आपने एक्सेप्ट कर ली ये मिनिस्ट्री? ये एक तो बड़ा चैलेंज था, और चूंकि वज़ीर आज़म साहब ने ये जिम्मेदारी मुझे दी थी और मुझे इसका पूरा एहसास था और है कि पॉलिटिकल वर्कर्स के बारे में ये तासुर है कि हम लोग नारे लगा सकते हैं, काम नहीं कर, सियासी बयान दे सकते हैं, लेकिन हम इदारों को ठीक नहीं कर सकते। तो अगर हम इदारों को ठीक नहीं कर सकते तो फिर सियासत क्यों करते हैं, वोट क्यों लेते हैं? जब हमें रेलवे मिला था तो इसकी कमाई 18 अरब रुपए थी, 18 अरब 6 करोड़ रुपए। बिलौर साहब ने इतनी छोड़ दी थी? ये नहीं, नुकसान तो हो रहा था, लेकिन 18 अरब अर्निंग थी, प्रॉफिट नहीं है। बिल्कुल। हमने 30 जून 2015 को 31 अरब 80 करोड़ पे क्लोज किया फिस्कल ईयर, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें टारगेट दिया है 32 बिलियन अर्न करने का इस साल, और हमने डिसीजन किया अर्न करने का 38 बिलियन प्लस। और ये 4 महीने जो गुजरे हैं इस फिस्कल ईयर के, हम अपने टारगेट के साथ हैं, अपने 38 वाले के। एक बात, पेंशनर्स हमारे हैं 1.25 लाख, गिर जाते थे, दिल का दौरा पड़ता था, कतारों में खड़े रहते थे। हमारे 85% पेंशनर्स ऑटोमेशन पे आ चुके हैं, कोई कतार नहीं लगती, और उस तरह की हैसल से वो निकल गए हैं। हमारे जो मेहनत कश हैं उनकी पेंशन के और उनके ग्रेजुएटी के इश्यूज थे, 3-3 साल तक पैसे नहीं मिलते थे, एंड वी हैव पेड अराउंड 5 बिलियन रुपीज टू देम। सारी लाइबिलिटीज क्लियर कर चुके हैं। आज हमारा एम्प्लॉय रिटायर होता है, विद इन 30-40 डेज उसके ड्यूज उसको मिल जाते हैं। मैंने तो सुना है कि हुकूमत में उस वक्त वजीर आजम को भी ये इदराक था कि आप सख्त आदमी हैं, आप यूनियंस के साथ बिल्कुल ठीक तरह डील करें, यानी कि उनके साथ सख्ती करेंगे। सख्ती की यूनियंस के साथ? नहीं, यूनियंस के साथ सख्ती से मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल। एक वजीर को जमीन पे उनके साथ बैठना पड़ेगा। अगर एक वजीर जो है उसके गर्दन में गार्डर होगा तो ट्रेड यूनियन को आप हैंडल नहीं कर सकते। तो हमारी ट्रेड यूनियंस जो है उन्होंने बड़ा ताउन किया है, और उनके लीडरान जिन्होंने कभी काम नहीं किया था, वो सुबह 8 बजे काम पे आते हैं और खुद अपने हाथ से काम करते हैं, वो स्ट्राइक नहीं करते। और मेरा उनसे ये वादा है कि निजकारी पाकिस्तान रेलवे की नहीं होगी। नहीं होगी जी, नहीं होगी। पाकिस्तान रेलवे की निजकारी नहीं होगी। और अगर ख्वाजा साहब मुझे इजाजत है बात करने की, और अगर निजकारी करनी है रेलवेज की तो पहले मुझे बतौर वजीर रेलवे अपनी नाकामी का ऐलान करके रिजाइन करना चाहिए। लेकिन कभी कभी फेडअप नहीं हो जाते कि इतना काम, फिर इतनी के जैसे कहते हैं बड़ा जैसे गंभीर किस्म का काम है ये, नहीं दिल नहीं करता कि अब फॉरेन मिनिस्टर बन जाए ख्वाजा साहब? वैकेंसी है वो वहाँ। ये बहुत बड़ा एक काम है। मैं आपको बता दूं, एक पाकिस्तान मॉडल डेवलप होना चाहिए कि हम करके दिखा सकते हैं, और इसके लिए मुझे बहुत लोगों ने कहा आप जाएं और वहाँ पे इंडियन मॉडल देखें जाके, और मैं कोई इंतहा पसंद नहीं हूँ कि इंडियन मॉडल ना देखूं, लेकिन हम पाकिस्तानी कर सकते हैं ना, और हमने करके दिखा दिया है। 35, 40, 50 ईमानदार आदमी चाहिए थे, सरकारी अफसर, वो मिल गए हैं डिपार्टमेंट के अंदर से। कुछ को हम चुन के ले आए। इतने थे? 35 ज्यादा थे ईमानदार अफसर? कहत है, कह तो रिजाल नहीं है। आप कहत है, कह तो रिजाल नहीं है। सही बात है। आप में अंदर थोड़ा सा मेरा ख्याल है लड़ने का भी और जाहिरियत का भी अंसर कम हो गया, विद एज एंड मेलोनस वगैरह आ गई। तो बचपन में और पूरी जवानी में तो अमिताभ बच्चन की तरह होते थे, अब दिलीप कुमार की तरफ आ रहे हैं। ड्यू फील के संजीदा आदमी किरदारों से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन है तो नहीं, लेकिन आप फिल्म भी देखते हैं, गाने भी सुनते हैं। क्या करते हैं जब आप रिलैक्स करते हैं? हमारी भाभी को ड्राइव पे लेके जाते हैं, कौन सा गाना लगाते हैं गाड़ी में? नहीं, ड्राइव पे लेके नहीं जाते। कितनी बुरी बात है ख्वाजा साहब, कितनी बुरी बात। मुझे इसका एहसास भी है। तो आप रिलैक्स जब करते हैं तो क्या करते हैं? रिलैक्स करने का टाइम नहीं ख्वाजा साहब। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स ख्वाजा साहब अ डल बॉय। जो कौमें डूब रही हो उनके नुमाइंदों के पास हंसने का, मुस्कुराने का और नाचने गाने का कोई वक्त नहीं है। और जो मैं कह रहा हूँ आई मीन इट। लेकिन ख्वाजा साहब मेरा ये मकसद ये था कि आप कुछ सकाफती रहनुमाई कर दें, किसी कोई हमारा जो सकाफती शोबे हैं उनकी कोई रहनुमाई कर दें। कोई बताइए, कोई किताब पढ़ रहे हैं जिसको आप, किताब का भी वक्त नहीं होता? आजकल मैं सिर्फ रेलवे पढ़ता हूँ। कितने आप बोरिंग हो गए होंगे ख्वाजा साहब? बहुत बोरिंग, बहुत ज्यादा। ओहो। हालांकि मुझे फैज से, इकबाल से, गालिब से यही तो मैं बात करना चाह रही हूँ। और मैंने कुछ लिखने की कोशिश भी की है, कुछ तुकबंदी भी की है,
सारा कुछ है, लेकिन इस वक्त कुछ नहीं। जो लिखने की कोशिश की है तो बंदी कुछ एक दो अशार सुना दीजिए, या एक तो नहीं सुना पाएंगे? बिल्कुल, मैं जाहिर खुश्क हूँ, एक ही काम करता हूँ। चले हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे जब ख्वाजा साहब अपनी ये जिम्मेदारियों से फारिग होंगे और एक नेचुरल जिंदगी में वापस आएंगे और किताबें पढ़ेंगे, गाने सुनेंगे और हमारी भाभी को ड्राइव पे लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया, सी यू नेक्स्ट वीक, खुदा हाफिज। थैंक यू साहब।